हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम आज लागत के सिद्धांत से संबंधित पूरे 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से अधिकतर जो एमसीक्यूज है वो हमारे नेट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन के जरिए हमारा नेट एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपका लागत के सिद्धांत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और इकोनॉमिक्स से कम संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लघु अवधि में फर्म की निश्चित लागत। अब देखिए, निश्चित लागत मतलब क्या होता है, स्थिर लागत। स्थिर लागत, अब स्थिर लागत क्या होती है कि स्थिर लागत ऐसी होती है जो फर्म उत्पादन करे या नहीं करे। फर्म उत्पादन करे या नहीं करे उसे छोड़ा नहीं जा सकता। क्या है, छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर फर्म जीरो उत्पादन करेगी तो भी स्थिर लागत वही उठानी पड़ेगी। अगर फर्म जैसे 10 इकाइयों का उत्पादन करे, 20 इकाइयों का उत्पादन करे, कितना भी उत्पादन करे वो निश्चित रहेगी और उसे बचा नहीं जा सकता, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमारा बी आंसर से होगा, शून्य नहीं होती है। और ये हमारे बाकी सारे गलत है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि सकल लागत फलन, ये हमारा कुल लागत फलन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन है, कुल लागत फलन। तो हमारी यहाँ पर 9 दिख दे रखा है, यहाँ पर सही से टाइप नहीं हुआ। तो 9 इकाई है तो औसत स्थिर लागत क्या होगी, यानी हमारा अक्स बराबर क्या होगा, 9। तो 9 इकाई पर क्या ज्ञात करनी है हमें, औसत स्थिर लागत, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये पूरी समीकरण में हमें क्या रखनी है, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो। तो जीरो उत्पादन पर हमारी जो भी कॉस्ट आएगी वो हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट। तो हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ पर जीरो रखेंगे एक्स की वैल्यू तो ये भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर 100 में भी जीरो हो जाएगी। तो यानी टोटल फिक्स कॉस्ट टी एफ सी, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी, 108। अब देखिए हमारी कुल इकाइयाँ कितनी है, 9। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, ए एफ सी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये क्या होगी, 108, और 108 टोटल फिक्स कॉस्ट है। इसमें हम किसका भाग देंगे, हमारी 9 इकाइयों का उत्पादन होगा तो 9 का भाग देंगे। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी हमारी, 12 आएगी, 12। तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 12 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर हमारा सही है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति होती है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा स्थिर लागत वक्र है, स्थिर लागत वक्र है जो हमारा समानांतर होता है। और औसत स्थिर लागत क्या होता है, औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति ये होती है, ये वाली आकृति होती है, नीचे की ओर गिरता हुआ निरंतर। इसको क्या कहेंगे, सरल रेखा नहीं होता है, और केवल परवलय नहीं होता है, और वृत्त भी नहीं होता है। क्या होता है, आयताकार अति परवलय। ये जो आकृति होती है औसत स्थिर लागत वक्र की, ये वाली आकृति, इससे क्या कहते हैं, आयताकार अति परवलय। मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर सही है। अब देखिए औसत स्थिर लागत में क्या होता है कि इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक। इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसमें क्या है, लोच इकाई के बराबर होगी, इसकी लोच इकाई के बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि सीमांत लागत फलन, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, सीमांत लागत फलन दिया हुआ है। तो मार्जिनल कॉस्ट से क्या ज्ञात करना हमें, टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत ज्ञात करनी है। इसमें हमारी जो स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी हमारी कितनी दी हुई है, 500 दी हुई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल कॉस्ट ज्ञात करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट है, इसका क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट का हमें समाकलन करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का हमें क्या क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये पूरा जो मार्जिनल कॉस्ट है इसका समाकलन करेंगे तो 100 का क्या रहेगा, 100 एक्स बन जाएगा, माइनस इसमें क्या है 10 एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर x की पावर 1 प्लस होगी 10x² और इसके बटे हुए में 2। आगे क्या है प्लस x² का क्या बनेगा x³ और इसके बटे हुए में 3 आ जाएगा और प्लस इसको क्या मान लेते हैं हम c। अब देखिए आपको समाकलन आना चाहिए इसके लिए। अब देखिए 100x माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x² प्लस x³ बटे हुआ 3 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर ये जो c है, c क्या है हमारी स्थिर लागत है, तो स्थिर लागत क्या है हमारी 500। तो ये हमारा आंसर है 100x माइनस 5x² प्लस x³ बटे हुआ 3 प्लस 500। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन आएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा बी होगा। अब देखिए बी में क्या लिखा है x³ बटे हुआ 30। तो ये हमारा 30 में हमारा 0 मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, तो x³ बटे हुआ 3 होगा। और इसके प्लस में क्या लिखा है, माइनस में क्या है 5x² प्लस 100x माइनस प्लस 500, ये हमारा प्लस 500 है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं है। अब देखिए ये हमारा क्या है मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट है, टोटल एवरेज कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट यू आकार का होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत वाला ये भी हमारा यू आकार का होता है और एवरेज कॉस्ट ये तीनों यू आकार के होते हैं। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये इसकी आकृति क्या होती है, ये वाली आकृति होती है इसकी AFC, जो नीचे की ओर गिरता हुआ आता है निरंतर, लेकिन कभी शून्य नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो एवरेज ये कौन सा होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो हमारा यू आकार का नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा डी आंसर से होगा। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, यदि प्रति इकाई कर आरोपित करे तो कौन सा वक्र ऊपर की ओर स्थानांतरित होगा। देखिए ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा एवरेज कॉस्ट और ये हमारा स्थिर लागत वक्र है, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है। अब देखिए यदि प्रति इकाई कर आरोपित किया जाता है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होगा और हमारा एवरेज कॉस्ट वक्र भी ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, लेकिन इसका कर का फिक्स कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा डी होगा। अब देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत। अब देखिए हमारा एवरेज कॉस्ट में क्या हो रही है वृद्धि, इधर तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है घट रहा है, लेकिन इस साइड में इस बिंदु के इस साइड में क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो सीमांत लागत क्या है एवरेज कॉस्ट से क्या है ज़्यादा है। तो देखिए हमारा सी वाला आंसर सही होगा कि जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी एवरेज कॉस्ट से अधिक होगी, औसत लागत से ज़्यादा होगी हमारी सीमांत लागत। अब देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, औसत स्थिर लागत वक्र उत्पादन अक्ष को क्यों स्पर्श नहीं करता है। ये हमारा औसत स्थिर लागत वक्र ये हमारा उत्पादन अक्ष है, तो इसको क्यों स्पर्श नहीं करता है, ये इसको कभी भी स्पर्श नहीं करता है, ये हमेशा इसके नज़दीक आता जाता है। जैसे क्यों बढ़ता है ये इसके नज़दीक आता है लेकिन इसको स्पर्श कभी नहीं करता। इसका कारण क्या है, क्योंकि AFC यानी औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। इसका कारण क्या है, जैसे हमारी औसत स्थिर लागत माना कि जैसे हमारी स्थिर लागत है 5 रुपये, अब हम इसको माना कि जैसे 100 से भाग दे या इसको हमें 5 को 1 लाख से भाग दे 1 करोड़ से भाग दे, लेकिन ये कितनी भी बड़ी संख्या से भाग दे लेकिन ये हमारा कभी जीरो नहीं होगा। ये हमारा जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे ये हमारा जीरो के नज़दीक आएगा लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। तो इसलिए
क्या है, यह उत्पादन अक्ष को कभी भी स्पर्श नहीं करता है। अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, सामान्य लागत वक्रों में निम्नलिखित में से किस वक्र में न्यूनतम बिंदु नहीं होता है, किस वक्र में न्यूनतम बिंदु नहीं होता है। तो देखिए औसत लागत हमारा ये एवरेज कॉस्ट औसत लागत वक्र, इसमें न्यूनतम बिंदु होता है जहाँ पर ये सीमांत लागत के बराबर होता है। इसमें भी हमारा न्यूनतम बिंदु होता है और सीमांत लागत में भी हमारा न्यूनतम बिंदु होता है। तो ये तीनों वक्र में न्यूनतम बिंदु होता है और तीनों वक्र यू आकार के होते हैं। लेकिन हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो औसत स्थिर लागत, इसमें न्यूनतम बिंदु नहीं होता, ये निरंतर घटता जाता है। तो हमारा डी आंसर सही होगा। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, किसी फर्म की औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो औसत स्थिर लागत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डाल सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा सही है। इसका डाल क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का डाल सदैव ऋणात्मक होता है। इसका डाल सदैव इकाई से अधिक होता है। इसका डाल सदैव इकाई के बराबर होता है। तो ये दोनों हमारा गलत है, क्योंकि इसका जो डाल है, डाल हम फिक्स नहीं रहता, इसका डाल बदलता रहता है। तो न तो सदैव इकाई से अधिक रहता है और न सदैव इकाई के बराबर रहता है। लेकिन उत्पादन के संबंध में लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। तो हमारा ए और डी ये दोनों सही है। ए और डी किस में है, फर्स्ट और पहला और चौथा। तो ये हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सी राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है, किसी उत्पादन का कुल लागत फलन, ये हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट। कुल लागत फलन 10 + 5Q + 2Q स्क्वायर है और कीमत P क्या दे रखी है, कीमत 15 दे रखी है। अब देखिए कीमत क्या होती है, कीमत को हम क्या कह सकते हैं, अम आर भी कह सकते हैं और ए आर भी कह सकते हैं। तो अम आर ए आर और बराबर क्या है, 15 है हमारी। अब देखिए तो कीमत 15 है, तो समीकरण में उत्पादन की सीमांत लागत क्या होगी, हमें क्या ज्ञात करना है, मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संतुलन की स्थिति में हमें कितनी इकाइयों का उत्पादन होगा वह ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अम सी बराबर अम आर करके इसको सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, टी सी से हमें क्या ज्ञात करना है, अम सी ज्ञात करना है। तो अम सी क्या होगा, टी सी का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो 10 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, 5Q का क्या बनेगा 5 + 2Q स्क्वायर, इसका क्या बनेगा 2 × 2Q बनेगा। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, 5 + 4Q। ये हमने क्या किया, इसका अवकलन किया। अब ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है और हमारी मार्जिनल रेवेन्यू यानी अम आर, ये हमारी क्या है, ये हमारी है 15 जो कीमत के बराबर होती है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे हम, अम सी बराबर अम आर यानी 5 + 4Q बराबर क्या होगा 15 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4Q बराबर क्या होगा, ये 5 15 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 10। तो Q बराबर क्या आएगा 10/4 बराबर 2.5। तो Q बराबर क्या आया हमारा 2.5। अब हमें इस Q की वैल्यू को किस में रखनी है, मार्जिनल कॉस्ट वाले फॉर्मूले इसमें रखनी है। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट क्या है 5 + 4Q यानी 5 + 4 × Q की वैल्यू कितनी है 2.5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10 और 5 15। तो हमारा आंसर मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी 15। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। सी में क्या है 15। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सही से समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए जब उत्पादन में वृद्धि होती है, 12वां प्रश्न है, जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो अल्पावधि में निम्नलिखित लागतों में से कौन सी लागत में निरंतर कमी आनी चाहिए। तो देखिए कुल परिवर्तनशील लागत में ये हमें निरंतर कमी नहीं आती, पहले कमी आती फिर वृद्धि होती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा डी, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत निरंतर घटता होता, हमने ये काफ़ी बार पढ़ा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा डी, औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो हमारा निरंतर घटता जाता है। अब देखिए हमारा ये 13वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है औसत परिवर्तनशील ये इसमें चारों कथनों में से सही कथन चुनना है। तो देखिए औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत का न्यूनतम बिंदु एक ही उत्पादन स्तर पर समान होते हैं। देखिए सीमांत लागत का न्यूनतम बिंदु यहाँ पर है Q और यहाँ पर
औसत परिवर्तनशील लागत का Q1। तो अलग अलग उत्पादन, दोनों का न्यूनतम बिंदु अलग अलग उत्पादन पर है, तो ये हमारा गलत है। औसत परिवर्तनशील लागत का न्यूनतम बिंदु, ये औसत परिवर्तनशील लागत का न्यूनतम बिंदु सीमांत लागत के न्यूनतम बिंदु की तुलना में, इसकी तुलना में कम उत्पादन पर नहीं, ये वाला हमारा अधिक उत्पादन पर है। ये क्या है? अधिक उत्पादन पर है, कम पर नहीं है। तो इसमें क्या है? ये हमारा ये भी गलत। औसत परिवर्तनशील लागत का एबीसी का न्यूनतम बिंदु सीमांत लागत इसकी तुलना में के न्यून औसत परिवर्तनशील लागत का न्यूनतम बिंदु सीमांत लागत के न्यूनतम बिंदु की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ये कथन हमारा सही है, सी वाला, कि एबीसी का न्यूनतम बिंदु मार्जिनल कॉस्ट, इसकी तुलना, इसके न्यूनतम बिंदु की तुलना में क्या होगा? अधिकतम उत्पादन पर, ये हमारा अधिक उत्पादन पर मिलता है। तो ये हमारा सी सही है। अब देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? स्थिर औसत लागत में गिरावट के चलते, देखिए औसत स्थिर लागत, इसमें तो क्या होती है? निरंतर गिरावट होती है। तो इसकी गिरावट होते हुए औसत परिवर्ती लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्ती लागत बढ़ने लगती है। तो औसत परिवर्ती लागत बढ़ने का क्या कारण है? तो देखिए, जब औसत परिवर्ती लागत घट रही है तो इसमें क्या है? बढ़ते प्रतिफल का नियम होता है, इसलिए लागत घट रही है। और लागत बढ़ रही है इसमें, यानी इसका क्या है? घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। तो देखिए औसत परिवर्ती लागत बढ़ने लगती है, तो इसका कारण क्या है? साधनों का प्रतिफल ह्रासमान होने लगता है, यानी घटता प्रतिफल मिलता है। तो हमारा ए आंसर सही होगा। अब देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है? दीर्घावधि औसत लागत वक्र, या क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वक्र की बात हो रही। तो दीर्घावधि औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु न्यूनतम सुदक्ष पैमाने के रूप में जाना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन राइट है। ये क्या है? ये LAC की विशेषता है एक। तो ये हमारा क्वेश्चन राइट है कि ये जो है ना, इसका न्यूनतम बिंदु, इसको क्या जाना जाता है? सुदक्ष पैमाने के रूप में जाना जाता है। और इस पर क्या होता है? इस पर LAC और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, दोनों का जो न्यूनतम बिंदु बराबर होता है। जबकि यहाँ पर देखिए इसका न्यूनतम बिंदु नहीं, ये जो है ना यहाँ पर न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है, जो है ना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये इसको स्पर्श करता है न्यूनतम बिंदु पर। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूनतम बिंदु यहाँ पर, लेकिन स्पर्श यहाँ कर रहा है। इसमें न्यूनतम बिंदु यहाँ पर है लेकिन स्पर्श यहाँ पर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है। अब देखिए वह निर्गत होता है जहाँ पर दीर्घावधि औसत लागत वक्र नीचे आना रुक जाता है। इसके न्यूनतम बिंदु के बाद ये बढ़ना चालू हो जाता है। तो हमारा दोनों कथन सही है। अब देखिए हमारा 17वां प्रश्न क्या है? मौद्रिक लागत में सम्मिलित है। तो देखिए मौद्रिक लागत का सूत्र क्या है? मौद्रिक लागत, तो इसका सूत्र क्या है? स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस क्या आएगी? सामान्य लाभ। ये तीनों का योग क्या होता है? मौद्रिक लागत होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। डी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए स्पष्ट लागतें क्या होती है? जैसे जिसका स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो भुगतान करना पड़ता है, जैसे मजदूरी, भूमि, मकान किराया, कच्चे माल पर सीधा प्रत्यक्ष भुगतान करना पड़ता है, या परिवहन व्यय। अस्पष्ट लागतें में जैसे परिवार स्वयं की, जो उत्पादक है उसकी स्वयं की सेवाएं, या स्वयं की पूंजी पर ब्याज, या स्वयं की ज़मीन, इस पर जो भी लागतें आती है वह अस्पष्ट लागतें। और इसमें क्या आएगा? सामान्य लाभ। तो इन तीनों का योग क्या होता है? मौद्रिक लागत होता है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है, एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने की लागत क्या कहलाती? तो ये क्या है? हमारी स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत यानी अगर कोई श्रम को भाड़े पर रखेगी, फर्म श्रम को भाड़े पर रखेगी तो उसको सीधा भुगतान करना पड़ेगा। तो ये क्या है? स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागतों में क्या? श्रम को भाड़े पर रखना, या कच्चे माल के खरीद पर,
या कोई भूमि किराए पर ली हुई तो उस पर जो किराया देना पड़ता है, तो ये हमारी स्पष्ट लागत है। अस्पष्ट लागतों में क्या आता है, जैसे परिवार की स्वयं के द्वारा दी गई मजदूरी, तो वो है अस्पष्ट होती है। और स्वयं की पूंजी या स्वयं की ज़मीन पर कोई भी निर्माण कार्य होता है तो वह क्या हमारी अस्पष्ट लागत आएगी। तो हमारी क्या आएगी, स्पष्ट लागत हमारा, ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न 19वें प्रश्न के लिए मैं सबसे पहले आपको चित्र, ये वाला चित्र समझा देता हूँ। ये हमारा पूरा क्या है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और ये क्या है, ये वाला पूरा हमारा वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है, यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट वक्र है। अब देखिए ये हमारा क्या है, अल्पकालीन औसत लागत, ये भी हमारा अल्पकालीन औसत लागत और ये भी हमारा अल्पकालीन औसत लागत। तो देखिए जब दीर्घकालीन औसत लागत और अल्पकालीन औसत लागत दोनों कौन से बिंदु पर, ए बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन औसत लागत वक्र, एवरेज कॉस्ट वक्र। तो इस स्थिति में क्या है कि ये जो है ना अल्पकालीन सीमांत लागत और ये दीर्घकालीन सीमांत लागत, इस उत्पादन स्तर पर दोनों क्या होते हैं, बराबर। क्या है, कौन कौन बराबर है, LMC और SMC1, ये दोनों बराबर है। अब इस बिंदु पर भी क्या होता है, इस बिंदु पर क्या है, LMC बराबर क्या है, SMC2, यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत बराबर है। और इस बिंदु पर भी ये दोनों बराबर है, LMC बराबर क्या होगा, SMC3 के बराबर, यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारा डी आंसर सही होगा। तो आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है, जब सीमांत लागत वक्र यानी मार्जिनल कॉस्ट वक्र क्या है, औसत लागत वक्र के नीचे रहता है, यानी एमसी क्या है, नीचे किससे है, एवरेज कॉस्ट से। तो एवरेज कॉस्ट से नीचे इस साइड में, यहाँ पर इस साइड में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यह एमसी नीचे है। तो एमसी नीचे है तो एसी क्या है, एसी घट रहा है। तो ये एसी, ये हमारा गलत है, एसी बढ़ नहीं रहा है, क्या है, घट रहा है। अब देखिए जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के ऊपर है, यानी एमसी ऊपर है एसी से, तो एसी क्या है, एसी नीचे की ओर जाना चाहिए, तो ये नीचे नहीं जा रहा है, क्या है, ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा, ये भी गलत है। अब देखिए सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहाँ औसत लागत स्थिर है। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर काट रहा है एवरेज कॉस्ट, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट क्या स्थिर है, यानी न तो घट रही है और न बढ़ रही है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट सही है, तीसरा, इसके लिए हमारा ए आंसर सही होगा। तो ये हमारे पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।